अब मैं आपसे बात करूंगा आज। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, चलें पहले एक काम करते हैं, पहले एक चीज़ समझ लेते हैं जिसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है? होलोजोइक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का वो तरीका है जो हमें तमाम एनिमल्स के अंदर जो है वो मिलता है। तो इट इज अ वे ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन ऑल एनिमल्स। अब आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। ये बात पता है ना आप लोगों को, एनिमल हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं दूसरों में। तो दूसरों से जब वो फूड लेंगे ना, तो वो उस फूड को एक न्यूट्रिशन के तरीके से गुजारेंगे। उस तरीके को हम नाम देते हैं किसका? होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 स्टेप्स। तो जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसके 5 स्टेप होते हैं, और वो 5 स्टेप कौन कौन से होते हैं आइए ज़रा देखते हैं। उनमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप ध्यान से समझना है, इसको कहते हैं इंजेस्शन। अगर मैं आपको आसानी के लिए समझाऊं, आसानी करके बताऊं, तो आप ये समझें कि इंजेस्शन का मतलब है स्वॉलोइंग। आप क्या समझिए, इंजेस्शन का मतलब क्या है? स्वॉलोइंग। ये मतलब है इंजेक्शन का। आसान करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया स्वॉलोइंग, निगलना। तो ये क्या है? अ प्रोसेस इन विच फूड इज ingested inside the body, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें फूड को बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है, इंजेस्ट कर दिया जाता है, इसको हम नाम देते हैं इंजेक्शन का। अच्छा, इंजेक्शन के बाद क्या होगा? इंजेक्शन के बाद होगी डाइजेशन। डाइजेशन की मैं अभी आपसे बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दूंगा, तो वो आपने याद रखना है। डाइजेशन का मतलब होता है हजम होना, आपको पता है ना। तो व्हाट इज डाइजेशन? Conversion of complex food molecules into simple food molecules। और मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट क्यों करना है, ठीक है। अभी डाइजेशन की हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो डाइजेशन में क्या किया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होते हैं उनको सिंपल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तीसरे स्टेप में क्या होगा? ये फूड जिसको आपने डाइजेस्ट किया है, जो कॉम्प्लेक्स फूड को आपने सिंपल किया है, आप उसको बॉडी के अंदर एंटर कर लेंगे। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? जस्ट करना। तो ये क्या हुआ? इट इज एंट्री ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यूजफुल components of food inside the body। अब ये बॉडी में कैसे एंटर होता है? ये बॉडी में डिफरेंट तरीकों से एंटर होता है। से फॉर एग्जांपल आपकी और मेरी बॉडी में कैसे एंटर होता है? ब्लड के जरिए एंटर होता है ना। ब्लड इंटेस्टाइन द फूड को लेता है, बात करते हैं अभी उसकी, फ्री होता है सारा। अच्छा, अब जो प्रोसेस की मैं आपको बात बताऊंगा वो आपने बड़े ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है। पहले इसको लिखते हैं और फिर इसको समझते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया एब्जॉर्प्शन में? आपने एब्जॉर्प्शन के अंदर जो काम की चीज़ें थी ना, वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर ली। अब चौथा जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब ज़रा इसको समझ लीजिए कि क्या चीज़ है, मैं आपको समझाता हूँ उसका मतलब क्या है। एसिमिलेशन, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। तो व्हाट इज एसिमिलेशन? अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर यूटिलाइज टू फॉर्म वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी या वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। देखें कैसे, पहले लिखते हैं। तो अ मेटाबॉलिक प्रोसेस in which various nutrients obtained from food are utilized
इन मेकिंग वेरियस बॉडी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि एसिमिलेशन क्या है, क्योंकि एसिमिलेशन की सिर्फ मैं आपसे आज बात करूंगा, आज के बाद आप और मैं एसिमिलेशन की बात ही नहीं करेंगे। ठीक हो गया, तो बात समझ रहे हो बात को? अब जरा ध्यान से देखना हो क्या रहा है। लेट सपोज फर्ज करते हैं कि आपने खाया अंडा, एग। एग के अंदर होती है, आपको पता है, प्रोटीन, और आपको पता है इस प्रोटीन को हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको डेवलपमेंट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एग का स्ट्रक्चर बताया था ना, उसमें प्रोटीन होती है, इसको एल्ब्यूमिन। इस एल्ब्यूमिन को आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट किया, और हमने बात की कि जब भी डाइजेशन होती है तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था ना। और प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल क्या है, अमाइनो एसिड। तो ये डाइजेस्ट हुए और डाइजेस्ट होके ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गए। तो ये ए जो मैंने लिखा है, ये क्या है, इट्स एन अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड बन गया। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो गया आपके ब्लड में, ये एब्जॉर्ब हुआ आपके ब्लड में, ये एब्जॉर्ब हो गया और एब्जॉर्ब होकर डिलीवर किया गया किसको, सेल को। क्योंकि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो चीज़ें कहाँ डिलीवर करता है, आपको पता है ना, वो न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है सेल को, और वेस्ट को ले लेता है सेल से। इस तरह ये लेन देन का प्रोसेस चलता है कैपिलरी लेवल पे। अब सेल क्या करेंगे, सेल इन अमाइनो एसिड को उठाएंगे, और इन अमाइनो एसिड को उठा के लेट सपोज उन्होंने मायोसिन बना ली, जो कि मसल की प्रोटीन है, लेट सपोज, या आप कुछ भी प्रोटीन के नाम लिख सकते हो। तो देखो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर एक प्रोटीन जो कि एग का प्रोटीन था, उसको कन्वर्ट किया गया एक ऐसी प्रोडक्ट में जिसको हमारी बॉडी को ज़रूरत थी। तो ये प्रोसेस जिसमें आप डाइजेशन के प्रोडक्ट्स को बॉडी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हो, इसको एसिमिलेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें चीज़ बन रही है, इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस इन विच वेरियस न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। उसमें जो खाने से हमें चीज़ें मिली वो यूटिलाइज करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे किस काम में, बॉडी के डिफरेंट मॉलिक्यूल बनाने में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, देखो मजे की बात क्या है, इसी तरीके से आप समझो। अब क्या हुआ जी, आपने खाया आलू, आलू क्या है, स्टार्च। आलू आपकी बॉडी में क्या डाइजेस्ट हुआ, जितनी एनर्जी उसने बनानी थी बना दी, बाकी वो जो स्टार्च था, वो जो कार्बोहाइड्रेट था, वो स्टोर हो गया आपके लिवर में, ग्लाइकोजन। तो स्टार्च को कन्वर्ट किया गया ग्लूकोज में, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया ग्लाइकोजन में। तो ये ग्लूकोज जो हमने ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, ये एसिमिलेशन है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये बात आप इसलिए अच्छी तरह समझ लें क्योंकि अब इसके बाद न्यूट्रिशन में हम एसिमिलेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एसिमिलेशन इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसका बेसिकली न्यूट्रिशन से कोई ताल्लुक होता नहीं है, सिर्फ ये ताल्लुक होता है कि इसको करने के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन से डिलीवर होते हैं, बस। अच्छा, अब देखो, आपने खाना बॉडी के अंदर एंटर किया, वो डाइजेस्ट हुआ, काम की चीज़ें एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होकर एसिमिलेशन हुई, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा वेस्ट। वेस्ट को आप बॉडी से निकाल के बाहर फेंकोगे, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो पांचवा और जो आखिरी स्टेप है इसका, उसको कहते हैं इजेशन। तो इजेशन के अंदर क्या होता है, जो वेस्टफुल चीज़ें होती हैं उनको बॉडी से रिमूव किया जाता है। इट इज़ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो आप जो बॉडी के अंदर से अनडाइजेस्टेड वेस्ट को निकाल के बाहर फेंक रहे हो, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं किसका, इजेशन का। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं। अब आप इनको देख लो, कोई सवाल है तो मुझे बताओ। अब मैं आज आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं डाइजेशन की। देखिए, व्हाट इज डाइजेशन। तो मैं डाइजेशन की एक डेफिनेशन बोर्ड पे लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं कि क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज डाइजेशन, a process of conversion of non-diffusible food molecules into diffusible food molecules। देखो मेरी बात सुनो, तुम रोटी खाते हो ना, रोटी का टुकड़ा तुम्हारे सेल में एंटर नहीं हो सकता। तुम गोश्त खाते हो ना,
गोश्त का टुकड़ा सेल में एंटर नहीं हो सकता। तुम चावल खाते हो, राइस का दाना सेल में एंटर नहीं हो सकता, वो बहुत बड़े हैं, सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो ये जो फूड हम खा रहे हैं, ये फूड नॉन डिफ्यूजिबल है, ये डिफ्यूज होके सेल में नहीं जा सकता। आपको पता है एसिमिलेशन का सारा काम किसने करना है? एसिमिलेशन का सारा काम सेल ने करना है। तो जब तक हम न्यूट्रिएंट्स को इस फॉर्म में नहीं ले आएंगे कि वो सेल में डिफ्यूज हो जाएं, सेल के अंदर चले जाएं, खाने का पर्पस अचीव नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो फंक्शनल यूनिट है और जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल है। तो आपकी और मेरी बॉडी में जितने भी काम करने हैं वो सारे सेल ने करने हैं यार। तो हमें सेल तक चीज़ें पहुंचानी है, बात बड़े ध्यान से समझने वाली है। तो अब जो खाना हम खा रहे हैं ना, वो इस फॉर्म में होता है कि वो सेल के अंदर नहीं जा सकता। हमने क्या करना है, हमने उस फूड मॉलिक्यूल को जो नॉन डिफ्यूजिबल है उसको कन्वर्ट करना है एक ऐसी फॉर्म में जो डिफ्यूज हो जाए, चली जाए सेल के अंदर। ठीक है, इसको आप ऐसे समझें कि अगर आपने एक कमरे के अंदर एक ऐसी टेबल बनानी हो जो टेबल उस कमरे के अंदर आ जाए मगर दरवाजे से बड़ी हो, तो आप क्या करोगे? टेबल को बाहर बनाओगे या अंदर बनाओगे लाके? वो क्या होता है, आपने देखा, वो कारपेंटर अंकल होते हैं, वो सारा सामान लेके उस कमरे के अंदर आ जाते हैं, उसी कमरे के अंदर वो चीज़ बना के उसको फिट कर देते हैं। फिर आप उस चीज़ को, जैसे हमारे घर में ज़्यादातर जो अलमारियाँ होती हैं वो दरवाज़ों से बाहर नहीं निकल पाती, उनका साइज़ बड़ा होता है, क्योंकि वो कारपेंटर अंकल ने अंदर ही बनाई होती। तो अगर आपने किसी चीज़ को सेल के अंदर पहुँचाना है तो हमें पहले उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा जो फॉर्म सेल में जा सके। तो नॉन डिफ्यूजिबल फूड को डिफ्यूजिबल फूड में कन्वर्ट करना है। अब इसको बहुत सारे तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। नॉन एब्जॉर्बेबल फूड को एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना, मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करना, मेगामर को माइक्रोमर में कन्वर्ट करना। बहुत सारे तरीकों से इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब बात ये काम कैसे होगा? क्या ये काम जादू से होगा? बाय दी हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसके लिए आप एंजाइम्स की मदद लेंगे एंड विद एडिशन ऑफ वाटर, एंड विद एडिशन ऑफ वाटर, साथ आप क्या करेंगे? पानी इसमें ऐड करते जाएंगे, वाटर इसमें ऐड करते जाएंगे। और आपको याद है ना, बायोमोलिक्यूल में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ में वाटर ऐड करके उसको तोड़ते हैं तो उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो याद कर लें, डाइजेशन इज अ प्योर हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज प्योर हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस। डाइजेशन क्या है बेटे? डाइजेशन एक प्योर हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है, याद कर लीजिए। तो डाइजेशन एक प्योर हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस है। बेटा बात समझ आ रही है? तो ये हमने डाइजेशन को थोड़ा सा समझ लिया। मैंने कहा ना, ये जो नॉन डिफ्यूजिबल और डिफ्यूजिबल है, इसको आप बहुत सारी टर्म से रिप्लेस कर सकते हो। पॉलीमर यहाँ लिख दो, मोनोमर यहाँ लिख दो, मैक्रो मॉलिक्यूल यहाँ लिख दो, माइक्रो मॉलिक्यूल यहाँ लिख दो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहाँ लिख दो, सिंपल मॉलिक्यूल यहाँ लिख दो। ठीक है, कुछ भी आप इसको करके इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो डाइजेशन होती है, जब हम डाइजेशन को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि डाइजेशन को हम दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड बाय टू मेथड्स। तो हम डाइजेशन को क्या करते हैं? हम डाइजेशन को दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरीके हैं तो क्लासिफाई करने। पहला तरीका तो हम ये देखें कि जो डाइजेशन है वो कहाँ पर रही है। पहला तरीका क्या है कि हम ये देखें कि डाइजेशन कहाँ पर हो रही है। तो नंबर 1, ऑन दी बेसिस ऑफ प्लेस, कि हम प्लेस की बेस पे देखें कि डाइजेशन कहाँ हो रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे, व्हाट इज लोकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है उसकी लोकेशन क्या है, वो हो कहाँ पर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा ध्यान में रखिएगा, इसकी बेस पे डाइजेशन दो टाइप की होती है।
ऑफ टू टाइप्स, इसकी बेसिस पे डाइजेशन दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप कौन सी हैं? देखें, नंबर वन हम कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन यानी वो डाइजेशन जो सेल के अंदर हो रही हो। तो डाइजेशन इनसाइड द सेल, तो वो डाइजेशन का प्रोसेस जो सेल के अंदर हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अच्छा, नंबर टू जो सेल के बाहर हो रही हो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन वो डाइजेशन जो सेल के बाहर हो रही हो। तो डाइजेशन आउटसाइड द सेल। तो एक तो डाइजेशन वो हो गई जो सेल के अंदर हो रही है, और एक डाइजेशन वो हो गई जो सेल के बाहर हो रही है। अच्छा, अब याद रहे कि जब हम कहते हैं डाइजेशन सेल के बाहर हो रही है, तो सेल के बाहर वो कहाँ रही होगी? डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी में। तो हम यहां लिखते हैं इन दी कैविटी ऑफ डाइजेस्टिव, इन द कैविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी के अंदर जो हो रही होगी वो आपकी कहलाएगी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, सही है। अच्छा, अब डाइजेशन को क्लासिफाई करने का एक तरीका और है, और वो तरीका ये है कि डाइजेशन हो कैसा रही है, मैकेनिज्म क्या है इसका। तो नंबर टू, ऑन दी बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। तो ये भी दो टाइप की होती है, ऑफ टू टाइप्स, ऑफ टू टाइप्स। और ये दो टाइप कौन सी हैं? नंबर वन केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। याद कर लें, केमिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होती है जो कि एंजाइम्स की मदद से होती है। तो बाय दी हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो ये किसकी मदद से होती है? एंजाइम्स की मदद से। और दूसरी डाइजेशन होती है उसको कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन जिसमें कोई मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हो। तो इन्वॉल्व सम मैकेनिकल प्रोसेस, जिसके अंदर कोई मैकेनिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ हो। मिसाल के तौर पे च्यूइंग, फॉर एग्जांपल च्यूइंग, ये जो आप खाना चबाते हो तो आप दांतों की मदद से बड़े बड़े निवालों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हो, कोशिश करते हो तोड़ने की। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन है, ठीक है बच्चों। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन जो मैंने बना ली है पूरी की पूरी, ये डाइजेशन का परफेक्ट स्क्रीनशॉट है। ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें डाइजेशन की सारी बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम जरा बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि ये क्या चीज़ होती है। बच्चों याद कर लें, वो सिस्टम जिसके ज़रिए हम डाइजेशन के प्रोसेस को अचीव कर लें उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो अ सिस्टम थ्रू विच process of digestion is achieved is called digestive system। ये बात याद कर लीजिए और ये बात भूलिएगा नहीं। तो व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के ज़रिए हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस को अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं, हासिल करते हैं। ठीक है, ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है। अच्छा, अब देखें, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल किंगडम में दो तरह के हमें नजर आते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऐसा करते हैं, एक चार्ट ऐसा बना लेते हैं जिसमें आगे पीछे कर लेते हैं। पहले को हम कहते हैं
सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले को हम क्या कह देते हैं, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरे को हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरे को हम क्या कहते हैं, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। दूसरे को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे लगा लेते हैं, दूसरे को हम कहते हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक हो गया। अब देखें, ध्यान से देखिएगा, जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट हैव सिंगल ओपनिंग दैट इज माउथ। जब हम इस सिस्टम को देखते हैं, देखो सैक समझते हो ना, सैक का मतलब होता है थैली, जैसे आप देखते हो दूध की थैली या जो थैली इसमें आपको सामान लेके आते हो, तो आप क्या करते हो, उसमें एक माउथ होता है जहाँ से आप दूध डालते हैं, घर पहुँच के उसी से वापस दूध निकालते हैं, ऐसे है ना। या जैसे आपके बैग्स होते हैं, आपने जिपर खोला, बैग के अंदर किताब रखी, जिपर बंद कर दिया, जब आप कॉलेज पहुँचते हैं, स्कूल पहुँचते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहीं से जिपर खोलते हैं, वहीं हाथ डाल के किताब बाहर निकाल लेते हैं, एक ही ओपनिंग है, वहीं से आप चीज़ अंदर रख भी रहे हैं और वहीं से चीज़ आप बाहर निकाल भी रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही ओपनिंग होगी जो कि माउथ होगा, यहाँ पर दो ओपनिंग होंगी, तो हैव डबल ओपनिंग दैट इज माउथ एंड एनस। तो ट्यूब जैसे आप देखते हो ना, हमारे घर में ट्यूब्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, जैसे पानी का पाइप होता है, अपन क्या करते हैं, पानी के पाइप का एक एंड नल के अंदर लगाते हैं, नल चलाते हैं और दूसरे एंड से पानी बाहर निकलना शुरू होता है, ऐसे होता है ना, उसमें दो ओपनिंग होती हैं। जब हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रिमिटिव टाइप है, तो इट्स ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट्स ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रिमिटिव टाइप है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एडवांस टाइप है, तो इट इज एडवांस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एडवांस टाइप है, ठीक। याद कर लें, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हमें कहाँ मिलता है, फाउंड इन सीलेंट्रेट्स प्लस प्लेटीहेल्मिन्स तो सीलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिन्स में हमें ये मिलता है। जबकि हम ट्यूब लाइक को देखते हैं, ट्यूब लाइक कहाँ मिलता है हमें, एनीलिड्स में, हमारे अंदर कॉर्डेट्स में है, तो फाउंड इन एनीलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, कॉर्डेट्स। याद कर लीजिए, यहां पर जो डाइजेशन होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो डाइजेशन इज नॉट कंप्लीट, तो डाइजेशन इज नॉट कंप्लीट। तो फिर क्या करते हैं, वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सेल के अंदर भेज देते हैं, यहां पर डाइजेशन कंप्लीट होती है, तो डाइजेशन इज कंप्लीट, तो डाइजेशन इज कंप्लीट, ठीक है बच्चों।